नमस्कार मित्रों, मेरा नाम संतोष कुमार है और मेरे बारे में आप और अधिक डिस्क्रिप्शन में दिए गए सोशल मीडिया लिंक से जान सकते हैं और आप अन्य प्लेलिस्ट भी वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 का चैप्टर 7 करेंगे, जो है वेदर क्लाइमेट एडाप्टेशन थ्रू एनिमल टू देयर क्लाइमेट। मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन। मतलब हम पहले समझेंगे कि मौसम और जलवायु क्या होते हैं, उसके बाद जलवायु के अनुरूप जंतु जो हैं, जीव हैं, वो कैसे एडॉप्ट करते हैं, कैसे अपना अनुकूलन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये हम एमसीक्यू के ही मदद से इस पूरे चैप्टर को करेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर डिस्प्ले डेली इन द वेदर बुलेटिन रेफर्स टू, यानी प्रतिदिन मौसम समाचार में दिखाया जाने वाला अधिकतम और न्यूनतम तापमान इंगित करता है। तो वो क्या इंगित करता है? क्या दिन का सबसे अधिक तापमान और रात के सबसे न्यूनतम तापमान को बताता है, या फिर किसी महीने का अधिकतम दिन का तापमान बताता है, या फिर रात का बताता है, या फिर दोपहर 12 और मध्य रात्रि 12 बजे का बताता है, दिन का औसत अधिकतम तापमान और रात का औसत अधिकतम तापमान बताता है। तो ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो जब आप वेदर बुलेटिन देखते हैं तो देखिए ये कुछ ऐसा होता है, ये प्रभात खबर का रिसेंट का ही मैंने लिया है, रांची का है। तो इसमें अधिकतम तापमान जो रहा रांची का 32 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री रहा। इसी तरह जमशेदपुर का दिखाया है, डाल्टनगंज, इसी तरह आप अपने क्षेत्र के पेपर में देखेंगे तो वहाँ का भी दिखाएगा। ये तो मैंने नेट से लिया है। तो ये इस तरह से दिखाता है कि अधिकतम तापमान इतना रहा, न्यूनतम तापमान इतना रहा। तो यही दिखाया जाता है आपके वेदर बुलेटिन में, यानी मौसम समाचार में। तो हमारा ऑप्शन होगा क्या कि हाईएस्ट डे टेम्परेचर, यानी दिन का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना रहा और रात का सबसे कम टेम्परेचर कितना रहा, उसी को इस वेदर बुलेटिन में दिखाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द गिवन डेफिनेशन विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन फॉर क्लाइमेट, इनमें से कौन सा क्लाइमेट का सबसे उपयुक्त परिभाषा है? तो पहले आप समझे कि क्लाइमेट और मौसम में क्या डिफरेंस होता है। तो मौसम जो होता है, जो आप अभी फील कर रहे हैं, अगर आप अभी ठंडी फील कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि वेदर ठंडा है या मौसम ठंडा है, तो ये वेदर होता है या इसको मौसम कहा जा सकता है। लेकिन एक लंबे समय में, जैसे 25-30 साल ले लीजिए, उसमें अगर आप की चर्चा की जाए तो हम जलवायु की चर्चा करते हैं। तो जैसे अभी के महीने में जलवायु क्या होती है, अभी आपका नवंबर चल रहा है, तो नवंबर में थोड़ा ठंड शुरू होती है, तो ये यहाँ की जलवायु है, जहाँ मैं रहता हूँ। तो हम कहेंगे कि इधर ठंड होती है, नवंबर में ठंड की शुरुआत होती है। तो ये जलवायु है यहाँ की, यहाँ हर साल ऐसा ही होगा, ठीक। लेकिन मौसम अभी हम कैसा फील कर रहे हैं, और जलवायु एक जनरल जो ट्रेंड होता है, ये प्रवृत्ति होती है मौसम की अनेक वर्षों में, तो उसी को जलवायु कहेंगे। अगर वो बहुत वर्षों बाद आप जलवायु में परिवर्तन होता है, तो हम कहते हैं कि जलवायु में परिवर्तन हो गया। जैसे कि हम कहते हैं ग्रीन हाउस के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मतलब कि जो सामान्य प्रवृत्ति होती है मौसम की, वो बदल रही है। तो हमारा उत्तर बहुत ही सिंपल से आप समझ गए कि हमारा उत्तर होगा अनेक वर्षों की औसत मौसम प्रवृत्ति, एवरेज वेदर टेम्परेचर ऑफ मेनी ईयर्स, यानी बहुत वर्षों में जो मौसम एवरेज औसत मौसम जो होता है, उसी को हम क्लाइमेट या जलवायु कहते हैं। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि वेदर और क्लाइमेट यानी मौसम और जलवायु में क्या परिवर्तन है। तो आगे बढ़ते हैं। ओह सॉरी, यहाँ तो पहले ही आंसर दिखा दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीफली डिस्क्राइब द डेजर्ट क्लाइमेट, इनमें से कौन सा मरुस्थलीय जलवायु का संक्षेप में वर्णन करता है? तो मरुस्थलीय जलवायु जो होती है हॉट एंड ड्राई होती है, गर्म और शुष्क होती है। मतलब गर्म है होती है, आप तो जानते हैं। शुष्क, ड्राई कहने का मतलब है कि वहाँ पेड़ पौधे ज्यादा नहीं रहते हैं, इसलिए वहाँ की जो वहाँ का जो वातावरण है, उसमें क्या कहते हैं उस नमी भी नहीं रहती है, यानी कि जो वाष्प होता है उसकी मात्रा भी कम रहती है, क्योंकि नमी तभी रहेगी जब पेड़ पौधे होंगे। तो पेड़ पौधे कम होने के कारण मरुस्थल में नमी भी नहीं रहती है, इसलिए उसको शुष्क भी होता है वो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
Paheli went to wildlife sanctuary where she saw the dense vegetation of trees, shrubs, and herbs, and also variety of animal like monkey, bird, elephant, snake, frog. The most likely location of this sanctuary is the मतलब पहले एक वन जीव अभयारण्य में गई, वहां उनने बहुत सारे वृक्षों, झाड़ियों, जड़ी बूटियों की घनी वनस्पति और विभिन्न प्रकार के जंतु जैसे बंदर, हाथी और सर्प, मेढक इत्यादि देखे। ऐसे अभयारण्य का सबसे अधिक स्वाभाविक स्थान कहाँ है? मतलब ऐसे अभयारण्य आपको कहाँ मिलेंगे, किस स्थान में मिलेंगे? तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा समझना होगा कि ये सब जो टर्म यूज यहाँ किए गए हैं, शीतोष्ण क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, कोस्टल रीजन, तटीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, इसको आप थोड़ा सा समझ लें एक बार, ताकि इससे रिलेटेड और भी प्रश्न पूछे जाए तो आपको समझ में आए। तो देखिए, ये इक्वेटर है, यानी भूमध्य रेखा जिसको कहा जाता है, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी किसको क्या कहते हैं, मकर रेखा। तो ये जो भूमध्य रेखा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इधर नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो एरिया है, इसको कहा जाता है ट्रॉपिक्स, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसको कहा जाता है। तो यहाँ की जो जलवायु होती है इस क्षेत्र की, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की, इस क्षेत्र में यहाँ इसकी ये इसलिए इसको कहा जाता है कि यहाँ पे डायरेक्ट सूरज का जो प्रकाश है वो डायरेक्ट माथे पे पड़ता है, कम से कम एक बार जरूर पड़ता है। तो इसलिए ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का, बाकी ये सब जो क्षेत्र है वहाँ सूरज डायरेक्टली कभी माथे पर नहीं आता है। तो ऐसा यही अंतर है। तो यहाँ इससे क्या होता है कि इधर की जो एरिया है इस क्षेत्र में पाई जाने वाली, वहाँ वेजिटेशन बहुत ज्यादा होता है, यानी वनस्पतियां और जंतुओं की विविधता बहुत ही अधिक होती है इन सब क्षेत्रों की अपेक्षाकृत। तो यही आपको समझना है कि जो इस जोन में जो भी क्षेत्र आएगा, वहाँ वेजिटेशन बहुत ज़्यादा, वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, और जंतु जो है, एनिमल्स, क्रिएचर हैं, वो बहुत ही अधिक संख्या में होंगे, बहुत विविधता होगी वहाँ पर। जैसे कि आप जानते हैं जो सबसे विविधता वाला क्षेत्र जंतु का, ये वेस्टर्न घाट आपका इधर ही आता है, भारत के इस क्षेत्र में आता है। और बाकी इसके ऊपर तक यहाँ तक का जो क्षेत्र है, ये सब ट्रॉपिक कहलाता है, यानी कटिबंधीय क्षेत्र शायद जिसको कहा जाता है हिंदी में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब उससे अच्छा कहा जाएगा, लेकिन सबसे जो सही है, अनुकूल जो होता है, ये यही एरिया कहा जाता है। और अगर और ऊपर जाइएगा तो ये टेम्परेट जोन कहलाएगा, जो थोड़ा उष्ण भी हो सकता है और कभी शीत भी हो सकता है। तो यहाँ की मौसम भी थोड़ा इधर से हरास हो जाती है, और इधर चले जाइएगा तो ये पूरा ठंडा फ्रिजिड जोन हो जाएगा। ये पूरा मतलब ठंडा प्रदेश होता है। तो नीचे भी कुछ उसी तरह है, ये टेम्परेट जोन कहलाएगा, ये फ्रिजिड जोन कहलाएगा। लेकिन फिलहाल जो पहली जहाँ गई है वो इस एरिया में ही आएगा, क्योंकि जैव विविधता और बहुत अधिक वेजिटेशन जो है, घना वेजिटेशन है, वो इसी क्षेत्र में आपको मिलेगा। तो आप यही याद रखें कि ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है या कटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ जैव विविधता बहुत अधिक होती है। और इस ज्योग्राफी में भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत किस क्षेत्र में आएगा, तो वो ट्रॉपिक्स में आएगा, यानी कटिबंधीय क्षेत्र में ही ये पूरी तरह से आता है। इतना पूरा ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ये, और ये थोड़ा सब ट्रॉपिक जोन में ये हिस्सा इसका आता है। ठीक। तो मरुस्थल भी जो आपके पाए जाते हैं, जैसे यहाँ सहारा मरुस्थल आपका पाया जाता है, यहाँ भारत का थार डेजर्ट पाया जाता है, तो ये भी इधर ही पाए जाते हैं। ये ट्रॉपिक जोन में जनरली सूरज का प्रकाश आता है और वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होता है। और इसका एक और चीज़ भी निकाल सकते हैं, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होता है तो वातावरण में नमी भी बहुत ज़्यादा होगी, और वाष्प भी आपकी हवा में बहुत अधिक होता है। तो ये यहाँ का टेम्परेचर हो सकता है। तो इस चीज़ को आप समझ के रखें, क्योंकि इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पूछे तो आप कुछ आइडिया उसका लगा सके। तो चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? हमने पढ़ा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही वो गई होगी, इसलिए उसको इतनी जैव विविधता दिखाई देती है और इतनी घनी वनस्पतियाँ दिखाई देती हैं। तो हमारा उत्तर होगा ट्रॉपिकल रीजन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो फिर से आप याद रखें इंग्लिश वाले कि ट्रॉपिकल रीजन उसको कहा जाता है, या ट्रॉपिकल ज़ोन कहा जाता है। यानी ये जो एरिया है इसको ट्रॉपिक्स या ट्रॉपिकल ज़ोन कहेंगे, या पूरे एरिया को ही ट्रॉपिकल ज़ोन कहेंगे, लेकिन ये ट्रॉपिक्स कहलाएगा और ये सब ट्रॉपिक्स कहलाएगा। ठीक है? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर सम एडाप्टिव फीचर ऑफ एनिमल, यानी ये
जानवरों के कुछ अनुकूलन लक्षण है, यानी कि जानवर जो होते हैं, वो अपने मौसम के अनुसार, जलवायु के अनुसार उनका शरीर ऐसा होता है कि वो जलवायु के अनुकूल अपने आप को बना लेते हैं। जैसे कि ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले जानवर आपको यहाँ नहीं रह पाएँगे और यहाँ पाए जाने वाले जानवर ठंडे प्रदेश में जीवित नहीं रह पाएँगे, तो उसके अनुसार वो अनुकूलन करते हैं। तो यहाँ आपको बताने कि ये कैसा जीव हो सकता है, ये आपको आइडिया लगाना है। तो लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, यानी कि चमड़े के अंदर वसा की परत होती है। और लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज, तो उनके जो नुकीले नखर होते हैं, उनके जो पंजे में नाखून होते हैं, वो बहुत नुकीले होते हैं, टेढ़े होते हैं और लंबे होते हैं। और स्लिपरी बॉडी, चिकना शरीर होता है, फिसल जाता है आसानी से। थिक व्हाइट फर, मोटे श्वेत बाल और सफेद और मोटे बाल होते हैं। तो इनमें से कौन सा एडॉप्टिव फीचर जो है, अनुकूलन लक्षण है, वो पोलर बियर में पाया जाता है? तो पोलर बियर को आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो पोलर बियर जो होता है, इसके सफ़ेद बाल होते हैं और बहुत घने सफ़ेद बाल होते हैं और शरीर के ऊपर एक मतलब बाल का 2 लेयर होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ की पृष्ठभूमि में यह आसानी से दिखाई नहीं देता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसे परभक्षी और शिकार आसानी से नहीं देख पाते हैं। इसी तरह इसकी सूंघने की शक्ति, घ्राण शक्ति तीव्र होती है, ये अपने शिकार को आसानी से ढूँढ लेता है। इसके नाखून मुड़े हुए, लंबे और पैने होते हैं, तो इससे बर्फ में चलने में उसे सहायता करते हैं। और इसकी त्वचा के नीचे वसा की परत होती है। इसका शरीर शीतरोधक होता है, यानी कि वसा की परत अधिक होने के कारण ठंडी जो है वो डायरेक्ट अंदर नहीं घुस पाती, क्योंकि वसा की परत होती है। तो इस तरह वो जो अनुकूलन है उसका, आप पोलर बियर का समझ गए होंगे कि ये ठंडे प्रदेश में रहने वाले हैं। ठीक। और इसी तरह इनके शरीर पर बालों की 2 मोटी, ये भी इनको ठंडी से सर्द मौसम में बचाती है। तो इस तरह पोलर बियर पूरी तरह से अनुकूलित है ठंडे प्रदेश में रहने के लिए। तो आपने जो विकल्प देखा, उनमें से कौन-सा विकल्प जो है यहाँ पर नहीं होगा पोलर बियर के बारे में, या फिर कौन-कौन होगा? तो लेयर ऑफ अंडर स्किन ये होगा, वसा की परत होगी। लॉन्ग कर्व शार्प ये होगा, क्योंकि ये बर्फ में चलने में मदद करेगा। थिक व्हाइट फर ये भी होगा, श्वेत बाल भी होंगे। स्लिपरी बॉडीज़ तो ये नहीं होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका शरीर बहुत चिकना हो, आसानी से उसका आपका हाथ फिसल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हमारा उत्तर होगा 1, 3 और 4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से आप समझ के रखें। Which of the following is statements incorrect about penguin? तो पेंगुइन भी आप जानते हैं कि ठंडे प्रदेश में ही रहने वाले हैं। दे हडल टुगेदर, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो ये करेक्ट है। पेंगुइन जैसा कि आपने देखा होगा, ये ऐसे होते हैं, ये ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं। तो दे हडल टुगेदर कहने का मतलब एक साथ झुंड में रहते हैं, बात सही है, वो झुंड में रहते हैं, ताकि झुंड में रहने से क्या होता है कि गर्मी बनी रहती है। और दे कैनॉट स्विम, वे तैर नहीं सकते, ये बात बिल्कुल गलत है। पेंगुइन बहुत अच्छे तैराक होते हैं। तो ये बात आप याद रखिए कि पेंगुइन तैर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि वो तो पक्षी हैं, वो तैरते नहीं होंगे। जी नहीं, वो ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले जीव है जो, और बहुत अच्छे तैराक होते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाता है। तो दे हैव वेब्ड फीट, हाँ, उनके जो पैर होते हैं वो थोड़ा जाली टाइप के होते हैं, वो जो तैरने में मदद करती है। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, यानी उनकी जो बॉडी होती है उसपे थोड़ी ये बहुत अच्छे से धारियाँ बनी होती है, बहुत शेप उनका जो होता है बहुत अच्छे से डिज़ाइन होता है। ये देखिए धारी है, फिर इधर से पूरा आपकी धारी बनी हुई है। तो इस तरह से उनकी बॉडी जो बनी होती है वो बिल्कुल अनुकूलित होती है ठंडे प्रदेश में रहने के लिए। तो हमें देखना है इनकरेक्ट कौन है, तो हमने बताया कि वो तैर नहीं सकते, ये बात बिल्कुल गलत है, वो बहुत अच्छे तैराक होते हैं। तो इस तरह से हमारा उत्तर बी हुआ। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। रीड द फॉलोइंग एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उष्णकटिबंधीय वंध्य पर्यावरण है, उसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कैसा होगा? तो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, गर्म और आर्द्र होगा। गर्म और आर्द्र होने का मतलब है कि वो प्रदेश गर्म भी होगा और आर्द्र भी होगा, यानी जलवायु में वाष्प भी बहुत होगा। तो जैसा कि ने आपको पहले भी बताया कि अगर पेड़-पौधे बहुत अधिक होंगे, तो जलवायु में आर्द्रता होगी, यानी ह्यूमिड क्लाइमेट वहाँ का होगा। तो सही बात है, हमने देखा कि ट्रॉपिकल ज़ोन जो होते हैं,
उष्णकटिबंधीय जो जगह होता है, वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं, तो बहुत अधिक वनस्पतियाँ होने के कारण वहाँ जलवायु में आर्द्रता अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, उनकी जो जलवायु होती है, वो गर्म होती है और आर्द्र भी होती है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हमने आपको बताया था कि गर्म क्षेत्र होता है, तो आप जानते हैं कि इधर का जो दक्षिण भारत का क्षेत्र होता है, वो गर्म ही होता है। ठीक, ज़्यादा गर्मी होता है, ठंडी वो वहाँ बहुत अधिक नहीं पड़ती। ठंडी जैसे होगी तो कम से कम होगी तो फिर भी 15 डिग्री से ऊपर ही वहाँ का तापमान रहेगा। तो ये बातें आपको मैंने पहले भी मैं बता चुका हूँ। अनइक्वल डे में ऐसा नहीं होता है कि लगभग रात और दिन जो होते हैं इस क्षेत्र में, वो बहुत लगभग बराबर होते हैं। जैसे कि अगर 12-14 घंटा का रात होता है तो 10-12 घंटा का सॉरी 12-14 घंटा का दिन होता है तो 10-12 घंटा का रात भी हो ही जाता है। तो लगभग बराबर ही होते हैं दिन रात की अवधि ट्रॉपिकल जोन में। और अबंडेंट रेनफॉल बहुत अधिक वर्षा होती है, बिल्कुल पेड़-पौधे जहाँ वनस्पतियाँ अधिक हैं, मतलब वहाँ वर्षा भी बहुत अधिक होती है। तो ये भी एक सही फीचर है। एबंडेंट लाइट एंड मॉइस्चर, अधिक प्रकाश और नमी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो वो ट्रॉपिकल जोन की खासियत ही यही है कि वहाँ सूरज कम से कम एक बार डायरेक्ट सर पे पड़ता है, तो वहाँ प्रकाश तो होगा ही और मॉइस्चर होगा। मॉइस्चर नमी, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहीं ह्यूमिड क्लाइमेट है उसका, मतलब मॉइस्चर होगा, नमी होगी वातावरण में, क्योंकि वहाँ पेड़-पौधे बहुत अधिक हैं। तो ये ट्रॉपिकल जोन की है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं, ये उनकी खासियत है कि वहाँ गर्म और आर्द्र क्षेत्र होता है, अधिक वर्षा भी होती है, प्रकाश भी बहुत अधिक होता है और दिन और रात भी लगभग बराबर होते हैं। तो ये पॉइंट हमारा गलत होगा, यानी कि हमारा उत्तर सिंपल से ये होगा तीसरा, यानी 1, 3 और 4। तो यहाँ ध्यान रखिए, उष्णकटिबंधीय पर्यावरण नहीं, यहाँ वन क्षेत्र लिखना है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यहाँ पर होगा। तो ये गलती होगी, आप ध्यान रखें। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की ये खासियत है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। द कूलेस्ट रीजन ऑन द अर्थ इज़ द कूलेस्ट रीजन, सबसे ठंडा प्रदेश है। हमने आपको बताया था कि जो सबसे ठंडा प्रदेश होता है, ये क्षेत्र होता है, धरती का ऊपर वाला या फिर इसी तरह नीचे वाला क्षेत्र, क्योंकि वहाँ सूरज कभी डायरेक्ट नहीं पड़ता है, सूरज की रोशनी। वो कई क्षेत्र ऐसे होते हैं कि वहाँ 6 महीना रात और 6 महीना दिन होता है, तो इस तरह के प्रदेश वहाँ पर होते हैं। तो इसलिए वो क्षेत्र जो होता है बहुत ही ठंडा होता है, यानी हम कह सकते हैं कि पोलर रीजन जो होता है, सबसे ठंडा प्रदेश होता है धरती पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज़ द ओड फ्रॉम द ऑप्शन। निम्नलिखित में विषम को चुनें। थिक और लेयर फेट अंडर द स्किन। हाँ, तो ये होता है, ये आपके ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले जीवों में होता है कि उनके त्वचा में वसा के मोटे परत होते हैं, आवरण होता है। व्हाइट फर, हाँ, उनके श्वेत बाल होते हैं, फर होते हैं, मोटे-मोटे बाल जो होते हैं उनको फर कहा जाता है। तो ये भी ठंडे प्रदेश में रहने वाले की होता है। और वाइड एंड लार्ज फीट विथ शार्प क्लॉज़, तो उनके जो चौड़े और अ बड़े पैर होते हैं और नुकीले उनके पंजे होते हैं, नखर होते हैं, उससे बर्फ में चलने में उनको सहायता मिलती है। तो ये जो लॉन्ग ग्रास्पिंग टेल, ये नहीं होता है। ठंडे प्रदेश में जो जीव पाए जाते हैं, जनरली उनकी पूँछ नहीं होती है और खासकर लंबी तो नहीं ही होती है। लंबी पूँछ बंदरों में होती है, जो ट्रॉपिकल ज़ोन में पाया जाता है, जहाँ मैं जैव विविधता की बात कर रहा था। वहाँ आपको बहुत सारे बंदर पाए जाते हैं या बहुत सारे जंतु पाए जाएँगे जिनकी पूँछ लंबी-लंबी होती है। तो ये ख़ासियत जो है ट्रॉपिकल ज़ोन की है, और ये बाकी जो 3 चीज़ें हैं, ये आपके पोलर एरिया की, यानी इस टेम्परेट ज़ोन कह लीजिए या सब ट्रॉपिक ज़ोन कह लीजिए, यानी ठंडे प्रदेश में पाई जाने वाली, और ये थोड़ा गर्म प्रदेश में पाए जाने वाले जीवों की ख़ासियत है। तो ये विषम हो गया, ये तीनों सेम है और ये आपका अलग हो गया, तो यही हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये आपका स्लाइड खत्म होता है और ये इस तरह इस चैप्टर खत्म होता है। तो हम अगले क्लास में अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। आपको सभी भाषाओं में धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।